हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को सीए फाइनल के जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है पेपर नंबर 1, इसमें इंड एएस 10 में प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल के जो सीए इंस्टीट्यूट ने मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के मटेरियल में ईच एंड एवरी मॉड्यूल के लास्ट में एफआर में जो 5 मॉड्यूल है उसमें ईच मॉड्यूल के लास्ट में उन्होंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बोल करके क्वेश्चन ऐड किया था, उसमें इंड एएस 10 का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन टोटल 7 क्वेश्चन है वो हम आपको इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जिसमें स्टार्टिंग का क्वेश्चन 1 to 5 ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 5 ऐसा क्वेश्चन है जो मे 25 के पहले का जो मटेरियल था उसके टेस्ट योर नॉलेज के लास्ट का 5 क्वेश्चन था। और क्वेश्चन 6 एंड 7 में जेन्युइनली उन्होंने मे 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चन में न्यू क्वेश्चन ऐड किया है। तो हम आपको टोटल 1 से लेकर के 7 तक पूरा क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप मेरे साथ इस वीडियो में पूरा बने रहिए। हम आपको जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है हम आपको पहले ये समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं इंड एएस 10, और जो लोग मेरे से एफआर का क्लासेस लिए हुए हैं उनके लिए ये है क्लास नंबर 4। ओके, और यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन हम हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्लास नंबर 4 है और यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 को बताने से पहले हम आपको कुछ एक एग्जांपल देते हैं, उसके थ्रू आप ये वाला समझ जाओगे। मान लो कि आप जो है वो 2000, यहां पर ईयर क्या है भाई, 2001-2 है। मान लो कि आपके कंपनी का जो नाम है वो है, यहां पर उन्होंने कोई कंपनी का नाम नहीं दिया है, आपके कंपनी का जो भी नाम है, आपको गवर्नमेंट ने बोला कोई ऐसा पहाड़ी एरिया में जाकर के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ताकि उस एरिया में जो है वो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा जनरेट हो। और गवर्नमेंट ने आपको बोला, फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट ने बोला उत्तराखंड में जाकर के अपनी कंपनी को खोलने के लिए, और इतना सामान तुमको मैन्युफैक्चर करना ही पड़ेगा। मैन्युफैक्चर का उन्होंने एक जो है वो आपको एक लिमिट दे दिया कि अगर तुम इतना सामान इस एरिया में मैन्युफैक्चर कर लिए, इसका मतलब उस एरिया के लोगों को तुम रोजगार दिए हो तभी तो इतना सामान का मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो अगर इतना सामान तुम मैन्युफैक्चरिंग कर लिए उस एरिया में, तो तुमको हम जो है वो ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे, यानी जितना हम तुमसे टैक्स लेने वाले रहेंगे उसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्यूटी, और वो तुमसे ड्रॉबैक कर लेंगे, यानी वो टैक्स नहीं लेंगे तुमसे, उसी को बोला जाता है इंग्लिश में ड्रॉबैक कर लेना। ठीक है, तो ड्यूटी ड्रॉबैक तुमको दे देंगे। तो ये लोग को बोला गया कि आप 1 अप्रैल 2001 से लेकर के 31 मार्च 2002 तक जो भी आप मैन्युफैक्चर करोगे, इस बीच में अगर आपको जो एक मैन्युफैक्चरिंग करने का लिमिट दिया हुआ है कि इतना यूनिट से ज्यादा अगर बनाओगे तब तुम मेरे पास आना ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के लिए। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि सुनो ना, जो भी तुम सामान बनाओगे अगर वो तुम्हारा स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करता है तो तुमको ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे, लेकिन ड्यूटी ड्रॉबैक लेने के लिए तुमको ईयर एंड होते ही 15 डेज के अंदर ही तुमको बताना पड़ेगा। मतलब जिस दिन तुम्हारा स्पेसिफाइड टर्नओवर को क्रॉस करेगा उसके 15 डेज के अंदर ही तुमको बताना पड़ेगा। अब ये लोग ये बोल रहा है, ये कंपनी ऐसा बोल रहा है कि 31 मार्च 2002 को जब ये लोग कैलकुलेट किया कि ड्यूरिंग द ईयर का इनका मैन्युफैक्चर टोटल कितना हुआ, तो वो वाला लिमिट क्रॉस कर गया यहां पर। ओके, लिमिट क्रॉस कर गया। अब लिमिट क्रॉस करने के बाद इनको 15 डेज के अंदर ही ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए गवर्नमेंट के पास अप्लाई करना पड़ेगा। तो 15 डेज के अंदर में या तो आप 15 डेज के अंदर में गवर्नमेंट के पास अप्लाई करिए। ओके, और अगर आप 15 डेज में अप्लाई नहीं किए तो गवर्नमेंट के पास ये एक पावर आ जाता है, गवर्नमेंट के पास एक पावर आ जाता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो अपने मन से दे सकता है, उनके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर आ जाता है कि वो चाहे तो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। यानी गवर्नमेंट के पास इस दोनों में कोई एक हो जाता है डिस्क्रिशनरी, गवर्नमेंट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर हो जाता है कि वो चाहे तो वो आपको दे भी सकते नहीं भी दे सकते हैं। जब उनको ये पता चलेगा कि मैन्युफैक्चरिंग लिमिट आपका क्रॉस कर गया था लेकिन आप 15 डेज में अप्लाई नहीं किए ड्यूटी ड्रॉबैक को अवेल करने के लिए, तो गवर्नमेंट आपको दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ओके, यहां पर हम नो लिख देते हैं। ओके, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आपने कब अप्लाई किया। आपने क्या किया ना कि 15 डेज में करना था दोस्तों, और आपको 31 मार्च 2002 को पता चल गया था कि आपका लिमिट क्रॉस कर गया है, आपको 15 डेज में करना था, लेकिन आपने 20 अप्रैल 2002 को किया, यानी आपने 20 डेज लगा दिया एक तरह से अप्लाई करने के लिए। तो क्या 15 डेज वाले कंडीशन को आपने माना? नहीं माना। ओके, नहीं माना। फिर भी गवर्नमेंट जनरली, आप जब अगर हिस्ट्री चेक करोगे तो गवर्नमेंट जनरली, company has exceeded the specified limit of turnover by the end of reporting period, but the application of duty drawback is filed on 20th April, which is after the stipulated time of 15 days meeting the turnover condition. Duty drawback has been credited by the department, लेकिन डिपार्टमेंट के लोग बहुत अच्छे थे। वो 20 जून को क्या किया ना कि देखिए ये बहुत ही मेहनत से भाई पहाड़ी एरिया में अपना बिजनेस किया है, उन्होंने आपको 20 जून 2002 को ड्यूटी ड्रॉबैक, आपको ड्यूटी जो आपसे टैक्स लिए थे ना वो ड्रॉबैक कर दिया और आपके अकाउंट में उन्होंने क्रेडिट कर दिया। ओके, आपको दे दिया। ओके, 20 जून को। आगे बढ़ते हैं, और सॉरी 28 जून को यानी 28 जून को उन्होंने आपको जो 15 डेज में अप्लाई करना था आपने 20 डेज लगा दिया अप्लाई करने के लिए। फिर भी ये लोग, इनके पास जो यस और नो ऑप्शन था, इन्होंने यस को चुना और आपको इन्होंने टैक्स रिटर्न कर दिया। ओके, यहां तक आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, हार्ड नहीं लग रहा होगा। और इनका बोर्ड का जो अप्रूवल हुआ, बोर्ड ऑफ मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ वो 20 जुलाई को हुआ, यानी इसके बाद 20 जुलाई को इनका बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव किया। तो क्या यहां पर 31 मार्च को इस बात का कंटिजेंसी एग्जिस्ट करता है
कि अपने को ड्यूटी ड्रॉबैक मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। हाँ, कंटिजेंसी एग्जिस्ट करता है। और क्या यह बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही अपने को पता चल गया कि मेरे को मिला या नहीं मिला? हाँ, पता चल गया। ओके, यहां तक तो हम सेटिस्फाई हैं। लेकिन क्या आपने 15 डेज में यह बताया? आपने नहीं बताया, आपने 20 डेज लगा दिया। आपके ये 20 डेज के चक्कर में ही, आपके ये 20 डेज के चक्कर में ही अब बात ये आ जा रहा है कि ये सर्टेन है या अनसर्टेन है। हो सकता है कि वो नहीं भी दे, क्योंकि हम तो 15 डेज में अप्लाई नहीं किए हैं। तो अगर हो सकता है वो नहीं भी दे और हो सकता है वो दे दे, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिजेंट एसेट्स। 2001-2 के लिए आप जब आंसर रिकॉर्ड करोगे दोस्तों, तो आप बोलोगे कि क्योंकि 15 डेज में मैंने अप्लाई नहीं किया, फिर भी वो लोग तो दे ही रहे हैं। ओके, और 31 मार्च को देखो, एडजस्टिंग इवेंट का क्या क्या होता है फॉर्मूला, मतलब एडजस्टिंग इवेंट का डेफिनेशन क्या होता है कि उसमें 2 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होना चाहिए। आपको बोलना है कि एडजस्टिंग इवेंट किसको बोलते हैं? सबसे पहला कंडीशन, एडजस्टिंग इवेंट का पहला कंडीशन क्या है कि इसका जो कंटिजेंसी है, कंटिजेंसी एग्जिस्ट ऑन 31 मार्च 2002, उस दिन एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमारा सेटिस्फाई हो चुका है। और दूसरा, वो कंफर्म भी हो गया, कंफर्म्ड बिफोर बैलेंस शीट अप्रूवल। क्या ऐसा भी हुआ है? कंफर्म हो गया बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले? हाँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है यहां पर। तो अगर बोथ जो कंडीशन है वो हमारा यहां पर सेटिस्फाई हो चुका है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि ये है तो एडजस्टिंग इवेंट। ओके, बोथ कंडीशंस हैव बीन सेटिस्फाइड। ओके, हेंस सबसे पहले तो ये बोलेंगे हेंस इट इज एडजस्टिंग इवेंट। ओके, अब सवाल आता है कि एडजस्टिंग इवेंट तो है, यानी एडजस्ट तो करना है, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड तो करना है, लेकिन क्या इसको इनकम रिकॉर्ड करें या कंटिजेंट एसेट्स रिकॉर्ड करें? ओके, यहां पर आप ये बोलोगे कि कंटिजेंट एसेट्स में हम उसको बोलते हैं जिसके मिलने का चांसेस सर्टेन भी हो और अनसर्टेन भी हो। ओके, तो आप बोलोगे कि रिकॉर्ड एज कंटिजेंट एसेट्स, रिकॉर्ड ड्यूटी ड्रॉबैक एज कंटिजेंट एसेट्स। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आप जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको इजी लगे। रिकॉर्ड ड्यूटी ड्रॉबैक एज कंटिजेंट एसेट्स बिकॉज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ अथॉरिटी एंड इट मे बी सर्टेन और अनसर्टेन। ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसलिए आप इसको एक काम करिए, आप इसको कंटिजेंट एसेट्स रिकॉर्ड करिए। ओके, इन कंटिजेंट एसेट्स रिकॉर्ड करिए। देखिएगा आंसर का जो मेन कीवर्ड है जिसके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेगा वो ये है कि आप इसको एडजस्टिंग इवेंट माने हैं। फिर आप 2000 आप जो है आप यहां पर बोलोगे फॉर 2001 एंड 2 के लिए आप इसको कंटिजेंट एसेट्स माने हो। ये आपका मेन आंसर है जिसको अंडरलाइन किए हैं अभी तक हम, ये ईयर एंड ये कंटिजेंट एसेट्स इस साल है। इसको आप इसको ही चेक करके वो आपको ज्यादा नंबर देंगे, समझ गए? अब आपको ये बोलना पड़ेगा ये 2001-2 में कंटिजेंट एसेट्स था ना, क्योंकि अनसर्टेन भी था कि नहीं भी दे सकते हैं, जो कि मेरे को बाद में जाकर पता चला बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले कि वो दे दिए। लेकिन 31 मार्च को ये कंटिजेंट भी है, मतलब सर्टेन भी है, अनसर्टेन भी है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, क्योंकि हम 15 डेज में अप्लाई नहीं किए तो उनके डिस्क्रिशनरी पावर में चला गया कि वो दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। अगर 15 डेज में हम अप्लाई कर देते तब तो ये सर्टेन है, देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट का रूल है, देना ही पड़ेगा, तब तो हम इसको इनकम ही मानेंगे, तब तो हम इसको इनकम ही रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन हम तो 15 डेज में अप्लाई नहीं किए ना, तब हाँ या ना में वो कन्वर्ट हो गया, इसीलिए हम उसको कंटिजेंट एसेट्स माने हैं 2001-2 में। ओके, और आगे बढ़ते हैं। 2001-2 में हम उसको कंटिजेंट एसेट्स माने हैं, लेकिन 2002 एंड 3 में तो ये मिल चुका है ना, 2002-3 में तो ये मिल चुका है ना, तो आप बोलोगे रिकॉर्ड ड्यूटी ड्रॉबैक रिसीव्ड एज इनकम because company have already received the amount। ओके, यहां तक क्लियर है? बस यही आंसर है और कुछ नहीं है। आप जब इनका आंसर जाकर देखोगे हमारे सी इंस्टीट्यूट का, तो उन्होंने यही बोला है कि भैया आपको 15 डेज में करना चाहिए था और आपने किया नहीं, तो रियलाइज होगा या नहीं होगा वो मतलब जो उनका डिस्क्रिशनरी पावर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर उन्होंने ये बोला कि इसको कंटिजेंट एसेट्स ही मानिए। क्यों मानिए भैया कंटिजेंट एसेट्स, हम इसको क्यों माने? तो इन्होंने बोला कि कंटिजेंट एसेट्स इसलिए मानिए क्योंकि ये सर्टेन भी हो सकता है और अनसर्टेन भी हो सकता है। हमारा जो ये इनफ्लो है वो इस साल के लिए 2001-2 के लिए सर्टेन भी हो सकता है और अनसर्टेन भी हो सकता है। ओके, जब आप इनका पूरा आंसर पढ़ोगे तो कुछ इसी तरह से इन्होंने भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये सर्टेन भी हो सकता है, अनसर्टेन भी हो सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
फिर उन्होंने बोला कि इन अकॉर्डिंग विद, जब आप कंटिजेंट एसेट्स इसको रिकॉर्ड कर ही दिए हैं, ओके, तो नेक्स्ट ईयर में मतलब इस साल कंटिजेंट एसेट्स रिकॉर्ड करिए और अगले साल 2002-3 में आप इसको इनकम रिकॉर्ड करिए, बिकॉज अगला साल मिलना ये पूरा सर्टेन हो चुका है, वर्चुअली ये सर्टेन हो गया है, वर्चुअली ये सर्टेन हो गया है अगले साल मिल जाना। तो जब अगले साल मिलना वर्चुअली सर्टेन हो गया है तो आप उसको इनकम मान लीजिए दोस्तों। और पिछला साल क्या ये वर्चुअली सर्टेन था? ये नहीं था। ये मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। यहां पर इन्होंने बोला ना कि इफ इट हैज बिकम वर्चुअली सर्टेन दैट इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज विल अराइज, इफ इन्होंने लगा दिया कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, उस केस में प्लीज आप इसको कंटिजेंट एसेट्स डिस्क्लोज करिए एज अ कंटिजेंट एसेट्स। बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट में आप एज अ कंटिजेंट एसेट्स इसको डिस्क्लोज करिए। उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपके पूरे कंट्रोल में है और हम अभी आगे बढ़ते हैं, आपको लेकर के चलते हैं, हम आपको आगे लेकर के चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने बोला कि XYZ लिमिटेड सेल किया गुड्स एक कस्टमर को विद अ प्रॉमिस ऑफ 5% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स प्रोवाइड दैट पेमेंट आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर विद इन 15 डेज। ओके, देखो इन्होंने क्या किया कि कस्टमर को 5 लाख रुपए का सामान बेचा, ओके, और ये सामान बेचे हैं इन्होंने 17 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक। ओके, देखो जैसे हम अभी क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और ये हमारा पूरा ईयर है 1 अप्रैल 2001 से लेकर के आप मान लो ना कि 31 मार्च 2002 तक ये हमारा ईयर है, और ये हमारा 17 मार्च 2002 के से लेकर के 31 मार्च 2002 तक हम क्या किए कि 5 लाख रुपए का सामान सेल किए और उस पर हम 5% डिस्काउंट किसी भी अपने डेटर को जो क्रेडिट में खरीद रहा है उसको तभी देंगे जब वो आने वाले 15 डेज के अंदर ही मेरे को पेमेंट कर देगा। जो 5 लाख रुपए का क्रेडिट में सामान लिया है ना, वो अगर वो 15 दिन में मेरे को पेमेंट कर दिया तो हम उसको 5% का डिस्काउंट देंगे। ओके, तो 5% का हम उसको डिस्काउंट देंगे। ये हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला कि जो एबीसी लिमिटेड पेड ड्यूज बाय 15 अप्रैल with respect to sales and made between 17th March 31st March, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल बाय इशू। अच्छे से समझो, 31 मई को फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो रहा है। तो यहां पर XYZ लिमिटेड जो है ना वो एक कंपनी है और वो सामान बेचा एबीसी लिमिटेड को। अब एबीसी लिमिटेड भी बहुत चालाक है, उसने 15 डेज में ही उन्होंने पे कर दिया है, उन्होंने 5 लाख रुपया पे कर दिया है। तो यहां पर 5% क्या डिस्काउंट मिलना फिक्स्ड हो चुका है, या फिक्स वर्ड ना आप यूज करो तो आप क्या इसको सर्टेन बोल सकते हो कि भैया मिलेगा ही मिलेगा? डेफिनेटली बोल सकते हो, क्योंकि ये तो कंपनी का पॉलिसी है कि वो अगर 15 डेज में पैसा दे दिया 31 मार्च से लेकर के 15 डेज में दे दिया तो उसको वो मिलेगा ही मिलेगा 5% का डिस्काउंट। और ये इसने दे दिया है 15 अप्रैल को ही दे दिया है, तो 15 डेज में ही तो दे दिया। और इनका बैलेंस शीट भी अप्रूव कर रहा है 17 मई को। रुक जाओ, इन्होंने बोला विद रिस्पेक्ट टू सेल मेड ऑन 17 में, ये तो हो गया। इनका बैलेंस शीट अप्रूव कर रहा है 31 मई को। इनका बैलेंस शीट अप्रूव कर रहा है 31 मई 2002 को इनका बैलेंस शीट अप्रूव कर रहा है। तो क्या बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले ही मुझे ये पता चल गया कि वो 15 दिन में ही पैसा दे दिया? और क्या 31 मार्च को ये कंटिजेंसी एग्जिस्ट कर रहा था कि वो हो सकता है 15 दिन में ही पैसा दे दे? दोनों एग्जिस्ट कर रहा था। तो आपको आगे बोल रहा है कि क्या इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे या नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे? कितना सिंपल सा सवाल है भाई। देखिए इनका जो ये आंसर है, बहुत बड़ा रामायण इन्होंने लिखा है। उन्होंने लास्ट बोला कि हाँ इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे क्योंकि वो 5% जो ये है, मतलब 5% जो यहाँ पर डिस्काउंट है उसके लिए अपना जी जान लगा दिया उसने, और उसने 15 डेज में ही पैसा दे दिया। तो आप यहाँ पर जो इसका आंसर है इसको आप ऐसे लिखो कि आप बोलोगे, देखिए भैया यहाँ पर आप आंसर में लिखना कि दिस इज, पहले आप एडजस्टिंग इवेंट का डेफिनेशन दे देना। ओके, एडजस्टिंग इवेंट, ये एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, और ये एडजस्टिंग इवेंट है, आपको जो है वो रिकॉर्ड करना चाहिए, रिकॉर्ड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। ओके, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2001 एंड 2। ओके, ये सही है। ओके, ये एडजस्टिंग इवेंट है। आपको इतना इसी कीवर्ड को एक्सप्लेन करते हुए, क्वेश्चन का मैक्सिमम लाइन को यूज करते हुए अपने आंसर को बनाना है ताकि थोड़ा आंसर बड़ा दिखे, मगर ये दोनों कीवर्ड आपके आंसर में अंडरलाइन किया हुआ रहे, वो प्यार से नंबर दें और आपके अगले क्वेश्चन को फिर चेक करें एग्जाम में। ओके, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर आपका जो है वो आंसर खत्म हो जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि आपका ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी खत्म हो गया। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताते हैं। आ जाइए नीचे। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कि वेदर the fraud related to 2001 to discover after the end of reporting period but before the date of approval of financial statement 2003-4 is an adjusting event. बोल रहा है whether the fraud relating to 2001 to discovered after the end of reporting period but before the date of approval of financial statement for 2003-4 it is an adjusting event. adjusting event ही होना चाहिए अगर उसका contingency exist कर रहा है तो। आंसर में क्या है वो देखो। इन्होंने बोला कि in instance the fraud is discovered after the end of reporting period 2003-4 which relates to the financial year 2001-2, since fraud took place before the end of reporting period, conditions was existing with the has been confirmed by the detection of same after the end of reporting period but before the approval of financial statement. Okay, this is an adjusting event. Moreover, in para 9 specifies provide the discovery of fraud or error
after the end of reporting period that shows financial statement are incorrect, it is an adjusting event. Such a discovery of fraud has been accounted and meets the definition of prior period error. Okay, prior period error, ये prior period error माना जाता है और इसको adjusting event माना जाएगा. देखो अच्छे से सुनो, आप जो है ना, आप क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, आप जो है वो 2001-2 में आप कोई फ्रॉड किए थे, और वो फ्रॉड जो है वो फ्रॉड आपको पकड़ में आया 2003-4 में आपको डिटेक्ट हुआ. और जैसे ही वो डिटेक्ट हुआ, ओके, जैसे ही वो डिटेक्ट हुआ, अच्छे से सुनना, जैसे ही वो डिटेक्ट हुआ तो आप बोल रहे हो कि भैया ये आपका डिटेक्ट तो हो गया है, लेकिन ये डिटेक्ट आपका बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल के पहले ही आपको पता चल गया. ओके, लेकिन आफ्टर द, यानी आप जो 2001-2 में मिस्टेक किए थे वो आपका 1 अप्रैल 2003 से लेकर के 31 मार्च 2004 तक का जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो 31 मार्च को नहीं पता चला, लेकिन इसका अप्रूवल जब हो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 2003-4 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल जब हो रहा है, उसके बीच में पता चल गया आपको बीओडी के द्वारा, इसके बीच में पता चला. तो क्या आप ये बोल सकते हो कि ये प्रायर पीरियड एरर है 2000, यहां पर 2002-3 हुआ होगा, ओके, 2-3 हुआ होगा, उसके पहले 2001-2 हुआ होगा, ओके, 2001 एंड 2002 उसके पिछले साल का एरर है. तो क्या इसको प्रायर पीरियड एरर बोल करके अभी कंसीडर किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है, क्योंकि बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले ही पता चल गया है, और फ्रॉड का नेचर ही है कि अगर वो बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले ही पता चल गया और 31 मार्च को वो एग्जिस्ट कर रहा था फ्रॉड, तो आप उसको एडजस्टिंग इवेंट मान लीजिए. तो आप यहां पर बोलोगे दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, और सीधा कंसीडर नहीं करना है, ये 2 साल पहले का है, इसीलिए आपको ये भी बोलना पड़ेगा कि दिस इज considered to be prior period error in balance sheet of 2003-4. 2003-4 में प्रायर पीरियड एरर बोलना है, क्योंकि पहले वाले पीरियड का ये गलती है. ओके, चलिए आगे बढ़िए, हम आपको अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको वो बताते हैं. ठीक है, देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें ये कह रहा है कि आप ऐसे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे लिख दिया है. क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि आपने क्या किया कि अपने इन्वेस्टमेंट का जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे, अपने इन्वेस्टमेंट का 31 मार्च 2002 का, तो आप इसको ज्यादा वैल्यू पर दिखा दिए, फ्रॉडुलेंटली आप इन्फ्लेट करके दिखा दिए. और ये जो एरर है ना, वो आफ्टर द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आपने पकड़ भी लिया, ये आपका फाउंड हो चुका है, पकड़ लिया. ठीक है, तो आपको बोल रहा है कि क्या इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे 2001-2 में? 100% मानेंगे भाई, ये पूछने का क्या बात है. जब आपका बैलेंस शीट बन रहा है 1 अप्रैल 2001 से लेकर के 31 मार्च 2002 तक के लिए, तो क्या इस डेट को इन्वेस्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, हाँ या ना? एग्जिस्ट कर रहा था, और फ्रॉड भी एग्जिस्ट कर रहा था, हाँ कर रहा था, कि आपने इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को बढ़ा करके दिखा दिया है. और बैलेंस शीट जब आपका अप्रूव हुआ है उसके पहले ही आपने डिटेक्ट कर लिया है. यस, आपने यहीं पर उसको डिटेक्ट कर लिया है. तो अगर डिटेक्ट कर लिया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया ना, कि बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट कर रहा था, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइज, और दूसरा जो आपका बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले डिटेक्ट हो गया, कंडीशन नंबर 2, बोथ आर सेटिस्फाइड. तो आप बोलोगे दिस इज एडजस्टिंग इवेंट. ओके, एंड the investment value should be recorded at correct amount after adjusting inflated value. उसको बढ़ा करके दिखा दिया है. ठीक है, inflated value. आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है. अब हम आते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में ये लोग ये बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड जो है वो डिमांड नोटिस रिसीव किया है 15 जून 2002 को फॉर एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 28 लाख फ्रॉम एक्साइज डिपार्टमेंट ऑन द account of higher excise duty levied by the excise department compared to the rate at which the company was creating provision and deposited the same in respect of transaction relating to the financial year 2001-2. The financial statement for the year 2001-2 were approved on 10th August. Okay, 10th August को ये लोग अप्रूव किया है और 15th जून को ही इनको एक्साइज ड्यूटी से नोटिस आ गया है. ओके, in July 2002, companies has appealed against the demand of 28 lakh and the company was expected that the demand would settle at 15 lakh only. So how above event should be bearing in the financial statement 2001-2, whether these event are adjusting or non-adjusting, explain the treatment. अच्छे से सुनो, देखो क्या हुआ ना कि जब 2001-2 का ये क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है ये. ओके, जब 2001-2 का ये लोग बैलेंस शीट बना रहा था 1 अप्रैल 2001 से लेकर के 31 मार्च 2002 का ये लोग बैलेंस शीट बनाया, तो इनको जो है जब ईयर कंप्लीट हो गया ना, तो इनको तो ये पता ही था, जब ईयर कंप्लीट हो गया तो इनको तो पता ही था कि हाँ भैया टैक्स का अमाउंट देना है.
टैक्स का अमाउंट अपने को देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि मेरा फॉरेन से सामान इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, ये तो कंफर्म था। लेकिन इनको लगा कि मुझे सिर्फ, कंपनी को लगा कि मुझे सिर्फ 15 लाख ही देना पड़ेगा, इनको लगा कि मेरे को 15 लाख ही देना पड़ेगा, ओके, इनको लगा कि 15 लाख रुपए ही देना पड़ेगा। लेकिन एक्साइज ड्यूटी वाले अपने हिसाब से कैलकुलेट करके बोल दिए 15 जून 2002 को कि नहीं 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 नहीं, 15 जून 2002 को इन्होंने बोला, एक्साइज डिपार्टमेंट ने बोला कि टैक्स इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 28 लाख। तुम जो 15 लाख सोचे हो ना, 15 लाख नहीं होगा, 28 लाख हो जाएगा, ठीक है, इन्होंने बोला। फिर ये लोग को लग रहा है, कंपनी को लग रहा है कि नहीं नहीं, एक्साइज डिपार्टमेंट गलत बोल रहा है, हम ही सही बोल रहे हैं। और इनका बैलेंस शीट अप्रूव भी उसके बाद हुआ है, 10 अगस्त को हुआ है, 2002 को हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये लोग बोल रहे हैं कि क्या इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे या नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। तो जो हमारा सी इंस्टीट्यूट का आंसर है, पहले तो ये फ्रॉडुलेंट वाला का आंसर आप देख लीजिएगा, इसको एडजस्टिंग इवेंट माना गया है। इन्होंने सबसे पहले ये बोला कि एडजस्टिंग इवेंट किसको बोलते हैं और नॉन एडजस्टिंग इवेंट किसको बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप आंसर में एडजस्टिंग इवेंट के लिए ये बोलिएगा कि एडजस्टिंग इवेंट उसको बोलते हैं, एडजस्टिंग इवेंट का आप डेफिनेशन दीजिएगा। एडजस्टिंग इवेंट उसको बोलते हैं जिसका कंटिजेंसी बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट कर रहा हो और बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले कंफर्म हो जाए, तो एडजस्टिंग इवेंट का डेफिनेशन दीजिएगा। फिर उसके बाद नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डेफिनेशन दीजिएगा आप। ओके, नॉन एडजस्टिंग इवेंट का डेफिनेशन दीजिएगा आप। ओके, ये भी देना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने ये बोला कि देखो, इन द इंस्टांस केस द डिमांड नोटिस हैज बीन रिसीव्ड ऑन 15 जून 2002, जो कि बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले ही है, बिटवीन द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी इसको आप इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड कह सकते हैं। तो ये अगर इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड है, इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब होता है जो बैलेंस शीट डेट से लेकर के बैलेंस शीट अप्रूव होने के डेट के बीच में जो इवेंट ऑकर करता है उसको इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बोलते हैं। तो यहां पर 31 मार्च 2002 से लेकर के 31 मार्च 2002 से लेकर के आपका 10 अगस्त 2002 के बीच का जो इवेंट है उसको ही बोला जाता है इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, अब इन्होंने बोला है कि दिस डिमांड फॉर एन एडिशनल अमाउंट हैज बीन रेज्ड बिकॉज द हायर रेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी लेविड बाय एक्साइज डिपार्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड। ओके, आगे बढ़ते हैं। हैज बीन रेज्ड अकॉर्डिंगली द कंडीशन एग्जिस्ट ऑन 31 मार्च 2002 द as the goods have been manufactured during the reporting period on the additional excise duty has been levied and this event has been confirmed by the receipt of demand notice, therefore it is an adjusting event, or in accordance with the principle of India's 37 companies should make a provision of financial statement for the year 2001 at the best estimate of the expenditure to be incurred 15 lakh। ओके, अच्छे से देखिए, यहां पर जो क्वेश्चन है, देखो जितना बात आप सबसे पहले ये सोचो, जिस बात के लिए कंपनी कंफर्म्ड है, ओके, कंपनी कितना अमाउंट के लिए कंफर्म है, कंपनी कंफर्म्ड है कि उनको देना पड़ेगा 15 लाख। तो अगर 15 लाख से वो कंफर्म्ड है तो उस बात का कंपनी को प्रोविजन बना लेना चाहिए कि ये तो पैसा मेरे को देना ही पड़ेगा। ओके, और जिस बात के लिए कंपनी कंफर्म्ड नहीं है, नॉट कंफर्म, कंपनी का कहना है कि हम उतना ज्यादा पैसा नहीं देंगे, आपका कैलकुलेशन गलत है। नॉट कंफर्म्ड कितना के लिए है, 28 लाख माइनस 15 लाख, तो आ गया 13 लाख। 13 लाख से वो नॉट कंफर्म्ड है। इस बात को उसे एडजस्टिंग इवेंट में कंसीडर करके, एडजस्टिंग इवेंट में कंसीडर करना है क्योंकि बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले ही पता चल गया है, एडजस्टिंग इवेंट में उसको कंसीडर करना है और इस बात के लिए उसे कोर्ट वगैरह में डिस्प्यूट रेज करना चाहिए। अगर वो केस जीत गया तो नहीं देना पड़ेगा, हार गया तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पर आपने एक वर्ड देखा होगा कि उन्होंने बोला है कि रेज्ड का मतलब होता है, देखो इनका आंसर देखो, इन्होंने बोला है कि रेज्ड हैज बीन रेज्ड बिकॉज, मतलब यहां पर एक तरह से ये समझ लो कि इसको एडजस्टिंग इवेंट आप पहले कंसीडर करिए और एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर करने के बाद अगर आपको ये लगता है, एडजस्टिंग इवेंट अगर आप कंसीडर करेंगे, जनरली देखो एक्साइज डिपार्टमेंट से कोई उलझना नहीं चाहता है, ठीक है, तो एडजस्टिंग इवेंट कंसीडर करके एडिशनल टैक्स को आप बुक करिए, एडिशनल टैक्स बुक बाय 13 लाख। ओके, तो 13 लाख रुपीज से आप और टैक्स को बुक करिए कि मेरे को और ज्यादा पे करना पड़ेगा, और अगर आपको कोई कंफ्लिक्ट लग रहा है तो आप कोर्ट में जाइए, लेकिन आपको एडजस्टिंग इवेंट मानना पड़ेगा। यहीं पर हमारा सी इंस्टीट्यूट का आंसर खत्म हो जा रहा है। ओके, तो चलिए हम ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ओके, एक एक करके हम आपको इंफॉर्मेशन पढ़ के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्या कह रहा है वो देखिए। इन्होंने बोला कि एच लिमिटेड जो है वो कंस्ट्रक्शन किया है। हम आपको पहले थोड़ा सा एक ज्ञान देना चाहते हैं। मान लो कि एक बिल्डिंग है जिसको आप 2001 में आप बनाए थे। ओके, 2001 में बनाए थे। इस बिल्डिंग में 2019 में एक कंस्ट्रक्शन फॉल्ट हो गया था, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट या स्ट्रक्चरल फॉल्ट आप बोल सकते हो। इन्होंने जो है ना इंड AS 10 में ऐसा वर्ड यूज किया, कंस्ट्रक्शन फॉल्ट ना यूज करके इन्होंने बोला कि अगर ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट हो जाएगा, अगर 2019 में फॉल्ट हो गया और आप बैलेंस शीट बना रहे हो, अभी आप बैलेंस शीट बना रहे हो, फॉर एग्जांपल 2024-25 का बैलेंस शीट बना रहे हो और इस 24-25 का बैलेंस शीट का लास्ट डेट होगा 31 मार्च 2025। अब से लेकर के बैलेंस शीट मान लो अप्रूव हो जाएगा इनका सितंबर 2025 में,
इस बीच में आपको कोई फॉल्ट के वजह से, बिल्डिंग के किसी फॉल्ट की वजह से आपका लॉस हो गया। ओके, आप यहां तक स्टोरी समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से बता देते हैं। बिल्डिंग आप 2001 में बनाए थे, या कोई भी एसेट 2001 में बनाए थे, बिल्डिंग जो है वो 2019 में इसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट हो गया, जो कि आपको पता नहीं था, आपको नहीं पता था। और 2024-25 का जब आप बैलेंस शीट बना रहे थे, तो बैलेंस शीट का एंड डेट जो है 31 मार्च 2025, और बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले सितंबर 2025 में अप्रूव हुआ, उसके पहले बीच में आपका एक बहुत बड़ा लॉस हो गया, कोई एक स्टॉक वगैरह या इन्वेस्टमेंट, कोई एक स्टॉक वगैरह आपका डैमेज हो गया। और डैमेज का रीजन जब आप पता किए तो पता चला ऊपर से छत का 2 ईंटा गिर गया था, जिसकी वजह से वो स्टॉक आपका टूट गया। तो अब जब उसका रीजन पता किया कि वो जो छत टूटा वो कितने साल से डैमेज था, तो आपको पता चला कि ये जो डैमेज है वो 31 मार्च 2025 को एग्जिस्ट कर रहा था, क्योंकि ये डैमेज स्ट्रक्चरल फॉल्ट इसके पहले ही हो चुका है, 2019 में ही हो चुका है, या 31 मार्च 2025 के पहले ही डैमेज हो चुका है। अगर ऐसा है कि 31 मार्च 2025 के पहले ही डैमेज हो चुका है, तो और उस बीच में अगर आपको कोई लॉस हुआ बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले, तो आप इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि आप इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। आप बोलेंगे कि कंसीडर द लॉस एज एडजस्टिंग इवेंट। ओके, एडजस्टिंग इवेंट। ओके, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट, मान लो कि आपका बैलेंस शीट 31 मार्च 2025 को बना है और ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट उसके बाद हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉल्ट, लॉस भी उसके बाद हुआ है, लेकिन बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले हुआ है। स्ट्रक्चरल फॉल्ट अगर 31 मार्च 2025 को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस डेट को एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आप इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे। जो हम आपको अभी बताए हैं 80% इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे एक्सप्लेनेशन से ही हो चुका है, लेकिन ये तो मेरा एक्सप्लेनेशन है ना, इसीलिए हम इसको काटते हैं और हम आपको अच्छे से अभी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करके दिखाते हैं। ओके, तो देखो इन्होंने क्वेश्चन में क्या क्या बोला वो पढ़ते हैं। इन्होंने बोला कि एच लिमिटेड अपने वेयर हाउस को कंस्ट्रक्शन करवाया और उसके पीछे 10 लाख रुपया लगाया, 2001 में इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया। तो हम एक एक करके लिखते चले जाते हैं। ओके, जो हमारा कंस्ट्रक्शन हुआ है वो 10 लाख में हुआ है, और ये हमारा 2001 में हुआ है, ईयर हमारा 2001 है। अब ध्यान दीजिएगा। ओके, अब इन्होंने बोला कि इट फर्स्ट बिकम अवेलेबल फॉर द यूज बाय एच लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2002, और इसका यूज जो स्टार्ट हुआ, यूज स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2002 से। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ऑन 29 अप्रैल 2006 एच लिमिटेड डिस्कवर्ड दैट इट्स वेयर हाउस वेयर डैमेज्ड। इनको 29 अप्रैल 2006 को पता चला स्ट्रक्चरल जो डैमेज है वो इनको डिटेक्ट कब हुआ, वो देखो, इनको डिटेक्ट हुआ 29 अप्रैल 2006, वही है ना भाई डेट, हाँ 2006, इनको ये पता चला। ड्यूरिंग अर्ली May 2026 an investigation revealed that damage was due to a structural fault in the construction of warehouse. The fault became apparent when the warehouse building leaked severally after heavy rainfall week end 27 अप्रैल 2006 को। यानी देखो आपका जो लॉस हुआ है ना वो 29 अप्रैल को हुआ है, और अप्रैल का लास्ट वीक में ही आपका जो वेयर हाउस का बिल्डिंग है वो बहुत ज्यादा लीक हुआ, और ये एक तरह से छुप गया था, एक तरह से ये एपेरेंट हो गया था। ये जो स्ट्रक्चरल फॉल्ट था वो किसी को दिख नहीं रहा था, और अप्रैल का लास्ट वीक में इतना बारिश हुआ और इतना छत लीक किया है, 29 सितंबर के आसपास इतना लीक किया कि 29 अप्रैल को आपको पता चला कि यार मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया, वेयर हाउस मेरा डैमेज हो गया। यानी लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका लॉस हुआ, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये बात आपका इन्वेस्टिगेशन जब मई में चल रहा है तो मई में आपको पता चला। ओके, द डिस्कवरी ऑफ फॉल्ट, देखो यहां पर हम डिटेक्ट वर्ड नहीं लगाते हैं, हम लगाते हैं स्ट्रक्चरल डैमेज हमारा हुआ है 29 अप्रैल 2006 को, ये मुझे पता चला 29 अप्रैल 2026 को 2006 को। ओके, और हमें जो है मई में, मतलब इन्वेस्टिगेशन हमारा कब चला, मई में चला। इन्वेस्टिगेशन कब चला, इन्वेस्टिगेशन हमारा कब चला, मई में चला। ओके, मई 2026 में चला इन्वेस्टिगेशन। ओके, डिटेक्ट करने के लिए कि हमारा कब ये लॉस हुआ था वो मुझे बताइए, मतलब क्यों हुआ। आगे बढ़ते हैं। दिस डिस्कवरी ऑफ फॉल्ट इज एन इंडिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट। इन्होंने बोला कि भाई इसका इंपेयरमेंट करना जरूरी है, बिकॉज आपका बहुत ज्यादा वेयर हाउस का वैल्यू गिर गया है। एच लिमिटेड वाज रिक्वायर्ड टू एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ वेयर हाउस एट 31 मार्च 2026 को। इनको जो है 31 मार्च 2026 को, क्योंकि ये वाला जो ईयर है मई 2006 चल रहा है अभी, तो 31 मार्च 2006 का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनेगा 2005 एंड 2006 का, इसमें इनको क्या करना पड़ा कि इसमें इनको अपने उस वेयर हाउस को इंपेयर करके इनको इंपेयर्ड वैल्यू पर लिखना पड़ा। ओके, यानी इसमें उनको बुक करना पड़ा इंपेयरमेंट ऑफ वेयर हाउस को, रिकॉर्ड करना पड़ा इनको, रिकॉर्ड इंपेयरमेंट ऑफ वेयर हाउस। ओके, बुक करना पड़ा। यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा क्वेश्चन। तो अब जब बुक करना पड़ा तो हम लोग ये जानेंगे ना कि बोल रहा है दिस एस्टिमेटेड वाज 6 लाख
further H Limited reassess the useful life of warehouse is 20 years from the date that it was ready for use. Before discovering the fault, H Limited depreciated warehouse SLM method to the nil residual value of 30 लाख. देखो कितना गड़बड़ हो गया वो देखो. जब ये इंपेयरमेंट बुक कर रहे थे तो इनको न्यू वैल्यू क्या पता चला, इसका मतलब वेयर हाउस का न्यू वैल्यू पता क्या चला, इनको ये पता चला कि वेयर हाउस को मुझे 6 लाख पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा. यानी रिकवरेबल अमाउंट ऑफ वेयर हाउस क्या पता चला इनको रिकवरेबल अमाउंट ऑफ वेयर हाउस पता चला 6 लाख रुपया. ओके, एंड इनको नया लाइफ पता चला, इसका रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख पता चला, और इनको न्यू लाइफ पता चला इसका कि अब 20 इयर्स ही है इसका न्यू लाइफ. ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ओल्ड लाइफ क्या था? ओल्ड लाइफ, इसका पहले लाइफ उन लोगों ने सोचा था कि ये 30 इयर्स चलेगा. और डेप्री का जो मेथड है दोस्तों, डेप्री का जो मेथड है वो है SLM, और रेसिडुअल वैल्यू जो है दोस्तों वो है निल. यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा. तो अब ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारे को इंपेयरमेंट कितना बुक करना पड़ेगा. 6 लाख पर तो अब हम आगे बुक करेंगे, और 6 लाख डिवाइडेड बाय 20 इयर्स करके जो आएगा इतना डेप्रिसिएशन पर ईयर बुक करेंगे. हमारा सवाल ये नहीं, हमारा सवाल ये है कि इस दिन इनको इंपेयरमेंट कितना बुक करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन हम अभी आपको दिखाएंगे. तो देखते हैं. अब इन्होंने इन्वेंट्री के बारे में बोलना शुरू कर दिया, तो हम इन्वेंट्री पर जाने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इनको इंपेयरमेंट कितना बुक करना पड़ेगा. उतना ज्यादा ड्रामा में नहीं पड़ते हैं हम लोग, पहले यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. चलो निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंपेयरमेंट लॉस. कैसे निकालेंगे इंपेयरमेंट लॉस को? तो हम बोलेंगे कि भैया वैल्यू एट बिगिनिंग में इसका वैल्यू कितना था? 10 लाख रुपए इसका वैल्यू था, कर रहे होंगे. ओके, तो हम लोग यहां पर बोल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन पर ईयर अप टू 2000, जैसे देखो ना, हम अप टू नहीं बोल के फ्रॉम बोल देते हैं, फ्रॉम 2003 टू 2004-5. ओके, तो हम यहां पर बोलेंगे कि 10 लाख डिवाइडेड बाय 30 इयर्स. तो ये हमारा डेप्रिसिएशन यहां पर आ जाएगा 33,333. आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, हम भी एक बार कैलकुलेटर में कर लेते हैं. 10 लाख डिवाइडेड बाय 30 ईयर, ये हमारा 33,333, ये हमारा पर ईयर का डेप्रिसिएशन आ जाएगा. तो टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 3 ईयर कितना हो जाना चाहिए? क्योंकि जो हमारा यहां पर करंट ईयर है वो है 2005-6 हमारा करंट ईयर है, इसीलिए 5-6 का कैलकुलेशन अलग से करेंगे. तो हम यहां पर निकाल देते हैं टोटल डेप्री फॉर 3 इयर्स कितना हो जाएगा? 33,333 इंटू 3 इयर्स. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा अप्रॉक्स 1 लाख रुपीस. ओके, तो जो इसका रिमेनिंग वैल्यू है वो 1 अप्रैल 2005 को इसका रिमेनिंग वैल्यू कितना था वो बताइए. रिमेनिंग वैल्यू इसका 1 अप्रैल 2005 को कितना था? रिमेनिंग अमाउंट या रिमेनिंग वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2005 को कितना था? तो 1 अप्रैल 2005 को था इसका 10 लाख में से, अगर इसमें से आप 1 लाख डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो बच जाएगा 9 लाख रुपीस. ओके, और रिमेनिंग लाइफ कितना है? क्योंकि इस ईयर में अपने को यह पता चला, इस साल मेरे को यह पता चला कि सबसे पहले तो ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, आप ये समझ लीजिए, बिकॉज ये एक एडजस्टिंग इवेंट है. सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से हुआ है, तो हम लोग इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे. जो हमारा यहां पर फॉल्ट है, जो हमारा यहां पर डैमेज है वेयर हाउस का, वो स्ट्रक्चरल फॉल्ट की वजह से है, और इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे. ओके, सबसे पहले ऊपर में हम लिख दिए हैं कि नहीं वो देख लीजिए. एडजस्टिंग इवेंट है, वो अगर नहीं लिखे तो आप सबसे पहले लिख लीजिए कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है. तो इसका जो रिमेनिंग लाइफ है वो रिमेनिंग लाइफ इसका कितना हो गया भाई? 20 इयर्स में से आप 3 इयर्स माइनस कर दीजिए. अब आप बोलोगे कि ये हम जो है रिमेनिंग लाइफ फ्रॉम 1 अप्रैल 2005 से ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2005-6 का जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे, 2005-6 का जब हम बैलेंस शीट बना रहे थे, क्वेश्चन में देखिएगा, तो 2005-6 का बैलेंस शीट में मेरे को मई 2006 में ही बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले ही मेरे को यह पता चल गया कि इतना बड़ा गड़बड़ी हुआ है. ओके, तो अगर मेरे को बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही पता चल गया तो हम इसको एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे, और एडजस्टिंग इवेंट मानते ही 2005-6 के ही बैलेंस शीट में ठीक कर देंगे. क्योंकि 2005-6 का बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही मेरे को मई में पता चल गया कि इतना बड़ा फॉल्ट हुआ है. तो 2005-6 का ही अगर बैलेंस शीट ठीक होगा तो हमारा जो करेक्शन है लाइफ का भी वो 2005-6 से ही हो जाएगा. तो 2005-6 से अगर हम कैलकुलेट करें 1 अप्रैल 2005 से, इसका लाइफ कितना है? तो 17 इयर्स है. तो हम बोलेंगे रिवाइज डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? रिवाइज डेप्रिसिएशन अमाउंट पर ईयर कितना हो जाएगा? तो 9 इयर्स, मतलब 9 लाख इसका वैल्यू बचा हुआ है और 17 इयर्स लाइफ बचा हुआ है. ओके, 9 इयर्स इसका वैल्यू है और 17 इयर्स इसका लाइफ है.
तो अगर सॉरी मतलब 9 लाख इसका वैल्यू है, डिवाइड बाय 17 ईयर इसका लाइफ है, तो वो हो जाएगा 52,941, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ओके, लेकिन करंट ईयर में हम डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कितना चार्ज कर चुके होंगे, क्योंकि 31 मार्च 2006 बीत चुका है, तो हम यहां पर बोलेंगे कि ऑलरेडी चार्ज डेप्री फॉर 2005 एंड 2006 के लिए हम ऑलरेडी 33,333 तो कैलकुलेट कर चुके होंगे, चार्ज कर चुके होंगे, तो हम यहां पर बोलेंगे कि एडिशनल डेप्रिसिएशन नीड टू बी चार्ज 52,941 होना चाहिए था, जिसमें 33,333 ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, वो माइनस कर दीजिए। 52,941 चार्ज कर चुके हैं, जिसमें से 33,000 मतलब होना चाहिए था, जिसमें 33,333 हम चार्ज कर चुके हैं, तो रिमेनिंग मेरे को 19,608 मेरे को और चार्ज करना पड़ेगा। ओके, अगर मेरे को इतना चार्ज करना पड़ेगा, तो अब आप मुझे बोलिए कि वैल्यू रिमेनिंग ऑन वैल्यू, ये मेरे को और चार्ज करना पड़ेगा, तो इसका जर्नल एंट्री पास होगा। वैल्यू रिमेनिंग ऑन 31 मार्च 2006 को इसका वैल्यू कितना बचा हुआ है, तो 9 लाख जो इसका वैल्यू है, जिसमें से एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए 52,941 एक्चुअल में डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। तो अगर 9 लाख में से हम माइनस कर देंगे 52,941 को, तो इसका वैल्यू बच गया 847,059, इतना वैल्यू इसका बच गया। ओके, और इसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है, रिकवरेबल अमाउंट इसका है 6 लाख। तो अगर इसका रिकवरेबल अमाउंट 6 लाख ही है, तो हम बोलेंगे इंपेयरमेंट लॉस कितने का हो गया, इंपेयरमेंट लॉस कितने का हो गया, 847,059 माइनस 6 लाख। तो आप माइनस कर दीजिए 6 लाख में से, तो वैल्यू हो जाएगा 247,059। अब आपको जर्नल एंट्री पास करना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दीजिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर दीजिए। कितना है एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 19,608। तो डेप्रिसिएशन एक लॉस है या एक्सपेंस है, एक तरह से लॉस है, तो इसको डेबिट करिए 19,608, और एसेट्स के वैल्यू को गिराएगा, इसलिए एसेट्स को क्रेडिट कर दीजिए। एसेट्स डेबिट होगा तो बढ़ेगा और क्रेडिट होगा तो घटेगा 19,608। यहां तक तो क्लियर है, ये बुक कर दिए डेप्रिसिएशन, एडिशनल डेप्रिसिएशन, और इंपेयरमेंट लॉस भी बुक कर लीजिए। क्या इंपेयरमेंट लॉस में भी एसेट्स का वैल्यू गिरता है, जी हाँ, तो इसीलिए उसको क्रेडिट कर लीजिए। वेयर हाउस अकाउंट को कितना से वैल्यू गिर रहा है, तो 247,059 से इसका वैल्यू गिर रहा है, तो 247,059 आप कर दीजिए, और यहां पर आप डेबिट में कर दीजिए, पीएल अकाउंट आप कर दीजिए, बिकॉज इस इंपेयरमेंट लॉस को सीधा पीएल में भेजेंगे, तो 247,059 से आप इसको क्रेडिट कर दीजिए। तो यहां तक आपका सी इंस्टीट्यूट का जो आंसर है वो हमारा मैच कर चुका है। आप देख लीजिए हमारा आंसर मैच कर चुका है। अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा हम लोगों से आगे क्या डिमांड कर रहा है। इन्होंने बोला है कि सीपेज ऑफ रेनफॉल through the crack in the warehouse causes damage to the inventory worth about 1 lakh cost price and become unsaleable. The entire damaged inventory was on hand on 31st March 2006. H Limited has not insured against the loss. Okay, इससे रिलेटेड क्या बोला है, सबसे पहले तो हम लोग को बोला है कि prepare the accounting entries to record the effect of above record the effect after the end of reporting period in accounting record of H Limited for the year ended 31st March 2002. Kindly ignore impact of taxes. इसको इग्नोर करिए। रोमन 2 में बोला इन्होंने कि डिस्कस एंड डिस्क्लोज द रिक्वायरमेंट इन द अबव केस एज पर रेलेवेंट इंड एएस। तो सबसे पहले हम ये बोल देते हैं ना, और तीसरा इन्होंने बोला कि विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ देयर इज अ स्ट्रक्चरल फॉल्ट एंड डैमेज वेयर हाउस हैज बीन caused by the event that occurred after 31st March 2006। यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। तो सबसे पहले आपको ये बोला कि आपको डिस्क्लोजर क्या क्या चीज का देना चाहिए, तो ये हमारा सी इंस्टीट्यूट का जो आंसर है, इन्होंने बोला है कि डिस्क्लोजर में मुझे ये बोलना चाहिए कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। रोमन 2 का ए इन्होंने सबसे पहले लिखा है, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, देख लेते हैं हमारा सी इंस्टीट्यूट का आंसर यहां पे खत्म हो जा रहा है। सबसे पहले आपको ये बोलना है कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज ये बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही पता चल गया, और बैलेंस शीट डेट के दिन एक स्ट्रक्चरल फॉल्ट एग्जिस्ट करता था, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉल्ट उसके पहले ही का हुआ था। ठीक है, उसके पहले ही का था, तो यहां पर हम लोग बोल दिए कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है। ओके, क्योंकि मतलब रिपोर्टिंग डेट जो है हमारा तब से लेकर के बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही पता चल गया, और इसको एडजस्ट करेंगे, और उन्होंने हम लोग किए भी हैं एडजस्ट हम लोग किए भी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो इन्वेंट्री का लॉस है, ये हमारा एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बिकॉज इन्होंने बोला है कि डैमेज ऑफ इन्वेंट्री लॉस ड्यू टू सीपेज ऑफ रेनफॉल ऑकर्ड ड्यूरिंग 2005-06 it is a non-adjusting event after the end of 2005-06 reporting period since the inventory has in good condition at 31st March 2006, hence no accounting has been done for it in the year H Limited must disclose। देखो अच्छे से समझो, हम आपको एक चीज समझाते हैं।
यहां पर डैमेज किसमें था? वेयर हाउस में था। तो वेयर हाउस का जो डैमेज है, वेयर हाउस का जो डैमेज है, वो तो बहुत पहले से ही डैमेज था और वो मेरे को बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट भी कर रहा था। पता मेरे को बैलेंस शीट अप्रूवल होने के पहले ही मेरे को पता चल गया कि इसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट है। क्या इन्वेंट्री में भी स्ट्रक्चरल फॉल्ट था? नहीं था। वो पानी के सीपेज की वजह से उसका डैमेज हुआ है। लेकिन इन्वेंट्री 31 मार्च को तो गुड कंडीशन में था। अगर वो 31 मार्च को गुड कंडीशन में था, तो क्या 31 मार्च को मेरे को ये पता था कि आने वाले समय में देखो इन्वेंट्री का अगर प्राइस फॉल करेगा ड्यू टू मार्केट, अगर उसका एनआरबी फॉल करेगा, तब हम बोलेंगे कि इंडियस 2 बोलता है कि कॉस्ट प्राइस और एनआरबी व्हिचएवर इज लोअर, या जिस पे तुम रिकॉर्ड किए हो वो, और उसका एनआरबी जो बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही हो गया है, वो अगर एनआरबी गिर गया है तो तुम गिरे हुए वैल्यू पर लोअर फिगर पर रिकॉर्ड करो। अगर उसका मार्केट वैल्यू गिरेगा तब हम मानेंगे। लेकिन अगर वो सीपेज की वजह से लॉस हुआ है, तो क्या 31 मार्च को इस बात का कंटिजेंसी था कि सीपेज की वजह से लॉस हो जाएगा? इन्वेंट्री का, वेयर हाउस तो था, उसमें तो स्ट्रक्चरल फॉल्ट था, लेकिन इन्वेंट्री में नहीं था। इन्वेंट्री तो गुड कंडीशन में था। तो आप बोलना, ये जो बोल रहे हो ना, दिस इवेंट इज एडजस्टिंग इवेंट, ये जो बोले हो ना, ये आप बोले हो फॉर वेयर हाउस। ओके, और आप यहां पर बोलना है कि दिस इज नॉन एडजस्टिंग इवेंट फॉर इन्वेंट्री का लॉस, इन्वेंट्री लॉस। क्यों? क्यों? बिकॉज देयर इज नो एनी कंटिजेंसी एग्जिस्ट ऑन 31st March 2006 for inventory loss, and inventory is in good condition। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऑन 31 मार्च 2006 को ये गुड कंडीशन में था। तो यहां तक हमारा तो जो डिस्क्लोजर है, वो डिस्क्लोजर का जैसे ही बात किया कि क्या डिस्क्लोजर दोगे वो बताओ, तो डिस्क्लोजर में आप सिर्फ वेयर हाउस को थोड़े ना दोगे, आप तो वेयर हाउस के साथ साथ इन्वेंट्री को भी दोगे, इसीलिए आपने डिस्क्लोजर दोनों के लिए दे दिया। अब आगे आपको बोल रहा है कि क्या होगा जब तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉल्ट जो है, वो तुम्हारा स्ट्रक्चरल फॉल्ट जो है वो 31 मार्च 2006 के बाद स्ट्रक्चरल फॉल्ट हुआ और बैलेंस शीट अप्रूवल के पहले तुमको पता भी चल गया कि स्ट्रक्चरल फॉल्ट है, जिसकी वजह से जो तुम्हारा वेयर हाउस का वैल्यू है वो गिर गया है। तो अगर स्ट्रक्चरल फॉल्ट बैलेंस शीट डेट के बाद है, तो क्या बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट कर रहा था? ओके, आप बोलना हियर स्ट्रक्चरल फॉल्ट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन बैलेंस शीट डेट that is on 31st March 2006, hence it is non-adjusting event। ओके, आप इंस्टीट्यूट का आंसर देखिए, इन्होंने भी यही बोला है कि यहां पर जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसीलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है भैया, इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट मानेंगे बिकॉज इसमें स्ट्रक्चरल फॉल्ट बैलेंस शीट डेट के दिन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो यहां पर आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो हम आपको बताते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलिए हम आपको वो बताते हैं। ठीक है, देखो जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, हम आपको पहले अच्छे से समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम आपको अच्छे से समझाते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो कोई भी एक कंपनी है, जब वो सामान को सेल करता है ना, तो वो जनरली अपने कस्टमर को 1 मंथ का क्रेडिट देता है कि भैया कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा होना चाहिए। उसके पास हो सकता है इमीडिएटली पैसा ना हो, लेकिन सामान का जरूरत हो। लेकिन कभी कभी ये 1 मंथ जो है वो 2 मंथ में भी क्रेडिट चला जाता है। ओके, ये 2 मंथ का भी क्रेडिट पीरियड चला जाता है कभी कभी। ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग का मीनिंग है, यहां से लेकर के यहां तक। और यहां पर कंपनी ने, एक कस्टमर है SSLLP, उनको सामान बेच दिया। उस कंपनी ने SSLLP को 60 लाख रुपीस का सामान बेच दिया। ओके, 60 लाख रुपीस का सामान बेच दिया और उसको बोला कि बाबू तुमको जो बेचे हैं ना, आज का डेट है 31 दिसंबर 2002 है। ओके, तो तुम एक काम करना ना, 31 दिसंबर 2002 है, तुम एक काम करना ना, 1 महीने के बाद, जनरली 1 महीने का क्रेडिट है, तुम 1 महीने के बाद दे देना ना। ओके, 31 जनवरी 2003 तक दे देना ना। वो बोला नहीं सर, जनरली आप कितना महीना का देते हो, 2 महीना ना, तो हम ये मान लिया, वो बोला 2 महीना में देंगे। जब बेचे तभी वो ये बोल के गया। उसने बोला कि 28 फरवरी 2003 तक हम आपका पैसा दे देंगे। 28 फरवरी 2003 तक जनरली जो आपका 2 महीने तक क्रेडिट जाता है, हम तब तक आपका पैसा दे देंगे। ओके, हम बोले ठीक है बाबू तुम दे देना। अब 28 फरवरी तक उसको दे देना चाहिए था, लेकिन 31 मार्च 2003 तक उसने एक भी रुपया नहीं दिया। यानी 60 लाख रुपीस का जो सामान बेचे, जिसमें 1 महीना का ही क्रेडिट जनरली हम देते हैं, लेकिन उसने 1 महीना में तो नहीं ही दिया, उसने 1 महीना में भी नहीं दिया, उसने 2 मंथ जो हुआ ना, 2 मंथ, उसमें भी उसने नहीं दिया। और अभी आ गया 3 मंथ, अब आ गया डेट 31 मार्च 2003, वो 3 मंथ में भी नहीं दिया। हम थोड़ा पता करवाए तो पता ही नहीं चल रहा है। फिर मेरे कुछ जासूस सोर्स से ये पता चला, 15 अप्रैल 2003 को सेल्स डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को ये पता चला कि जो वो कस्टमर है, वो
उस बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में है और वो बहुत ही बड़ा कैश फ्लो का प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है। ओके, तो मेरे को 15 अप्रैल 2003 को पता चला, यानी अप्रॉक्स 3.5 मंथ के बाद पता चला कि उसके लाइफ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल इश्यूज है। ओके, 15 अप्रैल को पता चला। तो क्या 31 मार्च 2003 को इस बात का संभावना था कि वो पैसा नहीं दे पा रहा है? क्यों नहीं दे पा रहा है, क्या रीजन है? जाओ रे सेल्स डिपार्टमेंट वाले कोई एक आदमी, उसको पता करके आओ। इस बात का तो कंटिजेंसी था कि वो पैसा नहीं दे पा रहा है, 2 महीना में बोल के गया था और 2 महीना में वो नहीं दिया है, तो कोई ना कोई तो बात है, तो कंटिजेंसी तो था। और बैलेंस शीट डेफिनेटली उसके बाद ही अप्रूव हुआ होगा। तो बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ये पता भी चल गया कि वो 15 अप्रैल को ही पता चल गया, 15 दिन में, कि वो बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस में है। तो हम है कंपनी और वो है एसएस लिमिटेड, वो मेरा कस्टमर है, मेरे को उसके साथ अच्छा रिलेशन रखना है। तो हम उसको बोले, सुनो ना बाबू, तुम गुस्सा मत हो, मतलब तुम ज्यादा टेंशन में मत आओ, तुम 1 साल का टाइम ले लो, तुम मेरे को 31 मार्च 2004 तक पैसा देना, मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन अच्छा रखना है। हो सकता है वो जो है वो बहुत ही अच्छा कस्टमर रहा होगा, मतलब बहुत ही फेवरेट कस्टमर रहा होगा मेरा, ठीक है। तो हम उसको 1 ईयर का टाइम दे दिया। हम उसको बोले कि तुम 1 ईयर का टाइम ले लो, तुम 1 साल का टाइम ले लो, तुम आराम से 1 साल में देना पैसा, ठीक है। लेकिन अचानक से फिर मेरे को याद आया कि यार ये मेरे को अगर 31 मार्च तक भी पैसा दे दिया रहता तो भी हम 1 साल का इंटरेस्ट कमा सकते थे 9%। तो हम उसको बोले, बाबू सुनो ना, तुम इंटरेस्ट का पैसा देगा? तो वो बोले, नहीं नहीं, मुझे तो इंटरेस्ट फ्री ही पेमेंट करना है आपको, हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। और मैंने अलाउ भी कर दिया कि ठीक है, तुम 60 लाख जो लिया है ना, 60 लाख का सामान, 60 ही लाख रुपए मुझे देना, 60 लाख पे इंटरेस्ट 9% जो हो रहा है वो मुझे नहीं भी दोगे तो भी चलेगा, मैंने ये अलाउ कर दिया। अब आपको बोला कि डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी रिकॉर्डेड एज अ ट्रेड रिसीवेबल फ्रॉम एसएस लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2003। तो 31 मार्च 2003 को ये ट्रेड रिसीवेबल के नाम पर उसको कितने पर रिकॉर्ड करेगा, आप अच्छे से समझिए, अच्छे से आइए। आज का डेट क्या है? टुडे का डेट है, टुडे का डेट है भाई 31 मार्च 2003। क्या मेरे को ये पता चल चुका है बैलेंस शीट अप्रूव होने के पहले ही कि हम उसको 1 साल का टाइम दिए हैं? कितने का अमाउंट है? 60 लाख रुपया। ओके, क्या मेरे को ये पता चल चुका है कि हम उसको 1 साल का टाइम दिए हैं और 1 साल के बाद ही जो है, 1 साल के बाद भी वो मुझे 60 लाख ही पेमेंट करेगा? तो हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ओके, जब मुझे वो इंटरेस्ट देगा ही नहीं, मुझे 60 लाख का 60 लाख ही देगा, तो हम तो जानेंगे ना कि 60 लाख में प्रिंसिपल कितना है और इंटरेस्ट कितना है। तो हम इसका अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो हम बोलेंगे 60 लाख इंटू, ये 60 लाख है, इंटू 9% का पीवी फैक्टर, 9% का। तो 60 लाख इंटू, अगर 9% का पीवी फैक्टर निकालोगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, आप मुझे बताओ। 60 लाख इंटू 9% का पीवी फैक्टर निकालोगे, 1 डिवाइड बाय 1.09, तो ये आ जाएगा 0.917। तो आप 60 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 0.917, 60 लाख इंटू 0.917, तो ये आ जा रहा है आपका 55,02,000। यानी आपको उससे तो इतना ही पैसा मिलेगा। एक्चुअली में अगर हम 60 लाख को बांट के देखें तो इंटरेस्ट का पोर्शन वो कितना दे रहा है और प्रिंसिपल कितना घट के हो जा रहा है, प्रिंसिपल तो घट के इतना हो जा रहा है, तो रिमेनिंग आपका इंटरेस्ट का पोर्शन है। ओके, तो आप यहां पर बोलोगे कि देखिए भैया, जो इसका प्रेजेंट वैल्यू है वो इतना हो जा रहा है, यानी कैरिंग अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इसका हो जा रहा है वैल्यू 55,02,000। ओके, तो यहां पर उसका कैरिंग अमाउंट इनिशियली कितना था? इनिशियली कैरिंग अमाउंट कितना था? ये ए मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। कैरिंग अमाउंट जो है, कैरिंग अमाउंट हम यहां पर थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। इनिशियली उसका कैरिंग अमाउंट कितना था? 60 लाख था। कैरिंग अमाउंट स्टार्टिंग में, कैरिंग अमाउंट इनिशियली कितना था? 60 लाख था। ओके, तो वैल्यू डिक्रीज कितना हुआ? इंपेयरमेंट लॉस कितने का है वो मुझे बोलिए। इंपेयरमेंट लॉस कितने का है? आपका एसेट था ना ट्रेड रिसीवेबल, इंपेयरमेंट लॉस कितने का है आपका? 60 लाख में से आप माइनस कर दीजिए 55,02,000। ओके, तो आपका माइनस होकर के आएगा 60 लाख माइनस 55,02,000, यानी आपका हो जाएगा 4,98,000 का आपका इंपेयरमेंट लॉस आपको बुक करना पड़ेगा। 4,98,000 का आपको इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। और जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस है, इंटरेस्ट जो आपको तो 60 लाख रुपया वो दिया ना, तो इंटरेस्ट रिकॉर्डेड एज इनकम इन पीएल अकाउंट फॉर 4,98,000। ओके, आपको इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे इतने से, और एसेट्स का वैल्यू मतलब जितना से गिर गया था, क्योंकि ये तो आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिला, वो आपको 60 लाख दिया जिसमें इंटरेस्ट कितना छुपा हुआ है, 4,98,000। तो एसेट्स का तो वो 55,02,000 ही आपको दिया, ठीक है। तो आपका ये वैल्यू गिर करके जितना हो गया था उतना पर आप जो डिफरेंस आया उसको आप मान लोगे कि ये हमारा इंपेयरमेंट लॉस है, ठीक है। तो आपका लास्ट में आप बोल देना दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। वो इसलिए क्योंकि बैलेंस शीट डेट के दिन ये कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था
कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस में है और 15 अप्रैल को ही पता चल गया कि हम उसको 1 साल का और टाइम दे रहे हैं। ओके, तो आप इंस्टीट्यूट का भी आंसर देख लीजिए। इन्होंने भी बोला है कि ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा था, फिर उन्होंने जो कस्टमर है वो हमारे लिए एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया, क्योंकि वो मेरे को 1 साल बाद पैसा देगा, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से उन्होंने डेफिनेशन बताया। बाद में उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा इंपेयरमेंट लॉस है 495 413 वो राउंडिंग ऑफ एरर है, इतना को तुम इंपेयरमेंट लॉस बुक करोगे, और वही जो सेम अमाउंट है, वही जो सेम अमाउंट है आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जो अमाउंट आ रहा है 1 साल के बाद पीवी फैक्टर उसी का 9% निकालोगे तो भी वो 495 413 ही आएगा। इतना अमाउंट को तुम पीएल में एज ए इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड करो। तो यहां पर आपका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो खत्म हो जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो सारा क्वेरी है वो क्लियर हुआ है। आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में सीए फाइनल का एग्जाम देंगे उस अटेम्प्ट में हमारे सीए फाइनल का एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होगा। फिलहाल आप इस नंबर को सेव कर लीजिए 9007746507। एफआर का जो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करते हैं उसमें 80+ मार्क्स का उसी में से मैच करता है। ईच एंड एवरी अटेम्प्ट के लिए सेपरेटली अपलोड होता है एग्जाम के 4 मंथ बिफोर। आप इस नंबर को सेव कर लीजिए। उस टाइम में मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज या कॉल करके भी पूछ सकते हो, या नहीं तो यूट्यूब पर एलिट सीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एफआर सर्च करोगे, अपने अटेम्प्ट का नाम लेकर के आपको उस अटेम्प्ट का दिखेगा कि ये गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमेनिंग एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी ये 4 सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है। उसका भी डिटेल आप मेरे से व्हाट्सएप पर या कॉल पे मेरे से पूछ सकते हो, या उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा जहां पर आप क्लिक करके डायरेक्टली भी बाय कर सकते हो। इन शॉर्ट हम आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जिस अटेम्प्ट में आप सीए फाइनल का एग्जाम देंगे उस अटेम्प्ट का एफआर का गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो जो यूट्यूब पर स्पेसिफिकली उस अटेम्प्ट के लिए अपलोड किए रहेंगे, आप उसका बेनिफिट डेफिनेटली उठा देना, मतलब उठा लेना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा वो। और फिलहाल अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो किसी भी सम्स में तो भी मेरे को ये पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आपके अच्छे प्रिपरेशन अच्छे हेल्थ के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से सारे प्रिपरेशन करना। ओके।